यह ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब हमारे देश में इन्वेडर्स आए, उन्होंने हमारे स्क्रिप्चर्स को तोड़ा, हमारी नॉलेज को खराब किया, हमारी लाइब्रेरीज तक जला दी गई। वो सदियों पुरानी नॉलेज, वो सदियों पुराना कल्चर यहीं पर तोड़ दिया गया, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी को उसकी इंफॉर्मेशन ही ना हो, तो वो क्लूलेस हो जाएंगे, ना वो इवॉल्व कर पाएंगे, ना वो अपने आप को एजुकेट कर पाएंगे। और अचानक से ही तो हुआ हमारे देश में पॉवर्टी का आना, हमारे देश में अचानक से ही तो इलिटरेसी रेट बढ़ गया था। ये सब अचानक ही तो था, कुछ भी प्लान नहीं था। लेकिन आज हमारे देश में जब इन्वेडर्स नहीं है, उसके बाद भी अगर हमारा सिस्टम चीख चीख कर यह संदेश दे रहा हो, यह संकेत दे रहा हो कि इसे बचा लीजिए, इसे सुधार लीजिए, वरना आगे आने वाली पीढ़ी को इससे डायरेक्ट इंपैक्ट हो सकता है, तो टीचर होने के नाते जिसे बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं और अपनी आवाज रखते हैं, तो उनकी आवाज बनकर मुझे इस वीडियो को इस वीडियो के माध्यम से उस सिस्टम के लोगों तक ये पहुंचाना मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म बनता है कि अगर एक छोटी सी आवाज से, मैं बहुत बड़ा इंसान नहीं हूं, पर एक छोटी सी आवाज से भी शायद अगर कोई इंपैक्ट या चेंज आ जाए, तो मैं अपने आप को एक बहुत बड़ा सौभाग्य मानूंगा। लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ एक क्रिटिसिज्म की नहीं है। इस वीडियो के अंदर मेरे सुझाव भी हैं जो शायद कुछ इंपैक्ट ला सके या कुछ बेनिफिट या हेल्प कर सके किसी को। और ये सिर्फ बात एक छोटी सी नहीं, एक ऑन स्क्रीन मार्किंग की तरफ नहीं है, ये उससे कई बड़ा इंपैक्ट है। इनको सबको हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं हूं सानिध्य शर्मा, एक एजुकेटर, और आज इस सिस्टम को ठीक करने में हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं, सारे टीचर्स, सारी कम्युनिटी, सारा पूरा सिस्टम, क्योंकि हम सबको परवाह है उन बच्चों की जो हमारे देश का भविष्य बनाएंगे। आइए जरा थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि सिस्टम में चेंजेस की कैसे जरूरत है और क्या इंपैक्ट हो रहा है। जरा गौर फरमाइएगा। सबसे पहले जब एक बच्चा 10th का एग्जाम देता है, बोर्ड एग्जाम, तो उसकी लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम होता है। शायद कुछ बच्चों ने पिछले साल या इसी साल पहला अपना बोर्ड का एग्जाम दिया होगा, और इस बोर्ड के एग्जाम में उनके सेट्स को रिलेटेड या उनके पेपर की डिफिकल्टी को रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज हुई, कुछ आवाज उठाई गई। कुछ बच्चों का मानना था कि कुछ सेट बहुत इजी थे तो कुछ सेट बहुत डिफिकल्ट थे। मैथ्स के पेपर की डिफिकल्टी को लेकर बात रखी गई। लेकिन क्या ये सिर्फ इतना बड़ा इंपैक्ट था? चलिए मान लीजिए आप बड़ी क्लासेस में आ गए, आप 12th क्लास के बच्चे हैं, तो चलिए छोड़िए, बात गई हो गई, खत्म करो इसको। वो होता है ना कि फूड जो होता है, खाना जो होता है, वो दूसरे की प्लेट में ज्यादा अच्छा लगता है। ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमेशा लगता है कि दूसरे का आसान होता है, हमारा डिफिकल्ट होता है। जाने दीजिए इस बात को भी, चलिए छोड़िए, मिट्टी पाइए इसको। अब हम आए 12th क्लास पे। 12th क्लास पे ऑन स्क्रीन मार्किंग, ये सिस्टम पहली बार लागू किया गया। रिवैल्यूएशन को लेके, स्ट्रक्चरल चेंजेस को लेके बहुत अनसर्टेनिटीज हुई और बहुत सारी बातें अभी उठाई जा रही हैं। अब ये क्या है, तो आपने बहुत लोगों ने तो सुन लिया होगा, कई सारी जगह से सुन लिया होगा, लेकिन इसके कुछ स्टैटिस्टिकल पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इससे इंपैक्ट क्या हुआ। एक छोटे से चेंज से शायद किसी की जिंदगी बदल सकती है या खराब हो सकती है या उससे इंपैक्ट पड़ सकता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग के रिजल्ट्स जो थे, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताता हूं कि पहले 2025 में 88.39 10-11% के आसपास बच्चे फेल हुए थे और 88.39% के आसपास बच्चे पास करे थे। इस सिस्टम के आने के बाद नया रिजल्ट जो कहता है, वो ये कहता है कि 85.20% बच्चे ही हैं जो पास हुए हैं, यानी कि 3.5% के आसपास, 3.19% के आसपास टोटल पासिंग परसेंटेज गिरा है। अब आपको लग रहा होगा सर 3.5% के आसपास बड़ा नंबर क्या ही होता है, तो 3.5% तो बहुत कम होता है, बट जब बच्चे लाखों होते हैं ना, तो ये 3.5% भी बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ता है। इसका इंपैक्ट इज कि लास्ट 4 सालों में सबसे गंदा, सबसे वीकेस्ट रिजल्ट आया है। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा और स्टैटिस्टिकली बताऊं, तो इस साल जो बच्चों ने 90+% स्कोर किया है, वो मात्र 5% बच्चे हैं, 5% बच्चे हैं बस जिन्होंने 90+ स्कोर किया है। जिन बच्चों ने 95+ स्कोर किया है, जो कि हम यूजुअली कह देते थे बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो इस बार सिर्फ 0.95% ही थे। रिजल्ट इस तरह से गिरा कि अब बच्चे बहुत डिफिकल्ट है स्कोर करने में। जहां पे बड़े बड़े कॉलेजेस में 99.99% पे सिलेक्शन होती थी, आज तो पूरे देश में किसी के नहीं आए। 95%, 0.95% के आसपास लोगों ने स्कोर किया। ये 15% फेल हुआ है, वन ऑफ द वीकेस्ट रिजल्ट है हमारे लास्ट कुछ सालों के अंदर देखा जाए तो। 15% बच्चे फेल हुए हैं।
अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी रियलिटी भी बताता हूं कि जब भी चेकिंग की जाती थी प्रैक्टिकली या पुराने मेथड से, तो टीचर्स के पास दो पेन हुआ करते थे, एक ब्लू पेन और एक रेड पेन। ब्लू पेन से नॉर्मलाइजेशन का भी आदेश दिया जाता था कि भैया किसी का उद्देश्य नहीं, इनफैक्ट मैं मानता भी हूं कि सीबीएसई का उद्देश्य इसमें रिजल्ट को खराब करना नहीं रहा होगा। क्या देश में हर चीज जब डिजिटाइज हो रही है तो हमारी मार्किंग स्कीम भी होनी चाहिए, चीजों को, सिस्टम को और बेहतर बनाना चाहिए, वो बिल्कुल सही बात रही होगी। जैसे कि पुराने समय में ब्लू पेन से जब बच्चे की इंप्रूवमेंट, अगर मान लीजिए कि कहीं भी स्कोप हो कि इसको पास किया जा सकता है, या इसने कहीं भी ऐसे थोड़े बहुत आंसर लिख दिए, स्टेप मार्किंग में कहीं पे मार्क जुड़ जाए कि बच्चा फेल ना हो, एक टीचर के पास पूरा एक पावर होती थी कि वो अच्छे से चेकिंग करके कहीं भी अगर उसको नंबर मिल रहे हो इकट्ठे करके उसको पास कर दे, कोई भी उद्देश्य नहीं होता था कि उसको फेल किया जाए। लेकिन आज वो इस सिस्टम से आने से कहीं ना कहीं इंपैक्ट हुआ है। और बात सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी के सपोर्ट की वजह से पास हुए, लेकिन ऑन स्क्रीन मार्किंग जब लाई गई तो उसके कुछ बेनिफिट्स गिनाए गए थे, बेनिफिट्स बताए गए थे, और वो अचानक से हुआ, इस साल आया, अचानक से अनाउंस हुआ। और इसके बेनिफिट्स ये थे कि भैया टोटलिंग एरर्स जो यूजुअली किए जाते हैं वो नहीं होंगे इस सिस्टम के थ्रू। उद्देश्य, मोटिव हमेशा अच्छा रहा है कि टोटलिंग एरर्स ना हो, टाइम और एफर्ट्स बचाए जाए टीचर्स के, ये सब के ऊपर चीजें ध्यान रखा गया। लेस कॉस्ट लॉजिस्टिकली, बेटा सारे जो पेपर्स आप लिखते हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते थे अलग अलग शहरों तक, ये पूरे ऐसे ट्रकों में रखे जाते थे, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती थी इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट होती थी, टीचर्स स्कूल जाते थे, उसको चेक करते थे, कई सारी प्रोसेस होती थी जिसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता था। लेकिन ऑन स्क्रीन मार्किंग से आप उसको बहुत आसानी से, बहुत कम पैसे में, क्योंकि आपको लॉजिस्टिक्स कॉस्ट नहीं देनी पड़ रही है, ऑपरेशनल कॉस्ट आपकी सस्ती हो गई है, तो नाउ इट्स वेरी लेस कॉस्टली। अब आपके लिए बहुत पैसा बचाने वाली बात हो गई। इनफैक्ट आपके रिजल्ट का कंपाइलेशन बहुत जल्दी होगा, यह भी एक पॉइंट था। इनफैक्ट मार्किंग स्कीम जो है यूनिफॉर्म रहेगी, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि किसी को कुछ नंबर अलग मिल गए, अगर सेम कॉपी है तो इसको नंबर अलग मिल गए और उसको नंबर अलग मिल गए, सबके यहां पे यूनिफॉर्म मार्किंग सिस्टम होगा। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था। लेकिन क्या इसका उद्देश्य जो था वो रियलिटी में इसका इंपैक्ट बना? इंपैक्ट तो ये होना चाहिए था कि जो रिजल्ट की अगर बात करें, अगर आप कह रहे हैं कि रिजल्ट का कंपाइलेशन तेजी से हो जाता, तो बेटा लास्ट 3 सालों से रिजल्ट हमेशा 12 या 13 मई को आ रहा है, तो हमने तो नहीं देखा रिजल्ट को आते हुए जल्दी। तो सेविंग टाइम या स्पीडी कंपाइलेशन हुआ, तो स्पीडी कंपाइलेशन से रिजल्ट जल्दी आना चाहिए था। 8 दिन के अंदर ये कॉपीज चेक करी गई 70,000 टीचरों द्वारा, 8 दिन के अंदर, जिसकी ट्रेनिंग मात्र 2 दिन की थी। जो लोग जो कि यंग हैं वो तो चलो सिस्टम समझ गए होंगे, लेकिन जो लोग बहुत बहुत एजेड हैं, जो पुराने सिस्टम से कंफर्टेबल हो चुके थे, क्या उनको तकलीफ नहीं हुई होगी इस सिस्टम के थ्रू कॉपी चेकिंग करने से? अचानक से चीजें देखी गई, जिसको हम इकोनॉमिक्स में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, कि अगर आप स्ट्रक्चरली फिट नहीं है तो आपको हटा दिया जाता है और किसी ऐसे इंसान को लाया जाता है जो कि कॉम्पिटेंट हो। क्या वो हुआ? ये हमें नहीं पता, ये ग्राउंड रियलिटी हमें नहीं पता। तो रिजल्ट कंपाइलेशन तो जल्दी नहीं हुआ। दूसरा, कि यूनिफॉर्म मार्किंग सिस्टम की वजह से भी रिजल्ट से लोग डिससैटिस्फाइड क्यों हैं? रिजल्ट से सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है? और चलिए मान लीजिए कि कोई भी दिक्कत हो भी जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो कि भाई टोटलिंग एरर में एलिमिनेशन ना हो, कुछ टीचर्स कह रहे हैं कि सिस्टम में जो ऑनलाइन मार्किंग है उसमें कहीं ग्लिचेस आ गए, कहीं नंबर्स सबमिट हो गए पेपर, तो शायद नंबर पूरी तरीके से नहीं चढ़े, तो ये टोटलिंग सिस्टम जो है ये कहीं ना कहीं भी हमें क्वेश्चनेबल बता रहा है। अब लोगों की जितनी बात आ रही, जितना न्यूज में हम सुन रहे हैं, हम उसको सुन पा रहे हैं और उससे हम हमारा अजम्पशन बना रहे हैं, और इससे डिससैटिस्फैक्शन, एक अनसर्टेनिटी बढ़ रही है बच्चों के बीच में। अब चलिए मान लीजिए इसके लिए भी सीबीएसई ने एक नोटिस जारी किया कि आप हर साल की तरह रिवैल्यूएशन करा सकते हैं अपनी कॉपीज का, जो कि हर साल होता है, कोई नई बात नहीं है, हर साल रिवैल्यूएशन होगा। लेकिन रिवैल्यूएशन के अंदर जब सिस्टम चेंज किया गया सीबीएसई के द्वारा, तो उसके अंदर कुछ रिवैल्यूएशन के रिलेटेड कुछ प्राइसिंग्स आई कि अगर आप पर सब्जेक्ट अपनी कॉपी चाहते हैं तो आपको 700 रुपए देने पड़ेंगे पर सब्जेक्ट। आप 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट अगर आप चाहते हैं तो आपको पर सब्जेक्ट 700 देना है। अगर 3 सब्जेक्ट में आपको चेकिंग करवानी है तो भाई साहब आप 700 रुपए दीजिए। जो चेकिंग हो गई, अब आपके पास उसकी आंसर बुक अगर आएगी, आंसर बुक आएंगी तो आंसर बुक मंगवाने के लिए आपको पर सब्जेक्ट 500 रुपए अलग देने, और उस आंसर बुक में अगर आपने कोई एरर फाइंड किया है
उस इश्यू को आपने एक इश्यू फाइंड किया है तो उसका रिवैल्यूएशन, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन कराना होगा तो आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब अगर मैं एक अंदाजे से बोलूं कि अगर हमारे उस पूरी कॉपी में दो क्वेश्चन चलिए मान लीजिए एक ही क्वेश्चन अगर गलत रहा तो 700, 500 और 100 कितने हो गए, आप गणित लगा लीजिए। हमारे बैचेस 3000 रुपए में साल भर पढ़ाए जाते हैं। ये एक सिस्टम को जानना पड़ेगा कि हमें कई सारे बच्चे बोलते हैं कि वो 3000 रुपए भी नहीं दे सकते हैं साल भर में, और आप सिर्फ एक सब्जेक्ट की कॉपी चेकिंग के इतना कैसे चार्ज कर सकते हो? जब आपने इतना पैसा बचाया है लॉजिस्टिकली और ऑपरेशनल कॉस्ट में, तो उस पैसे के अंदर आपको इसे मैनेज करना चाहिए। ये इतनी हाई कॉस्ट नहीं होनी चाहिए बच्चों के लिए। सिस्टम आपने चेंज किया है तो उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी भी होनी चाहिए कि उसे अपने लेवल पर थोड़ा सा ठीक किया जाए। ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है, जिंदगियों का सवाल है, बहुत सारी जिंदगियों का सवाल है। ये हमारी दिक्कत है, ये हमारी समस्या है ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर कि रिवैल्यूएशन प्रोसेस को तो कम से कम ठीक किया जाए। और मान लीजिए 12th क्लास में भी चलो ठीक है, जैसे तैसे ये बात अभी हॉट टॉपिक है, अभी चल रहा है, चले जाने दीजिए इसको। इसके बाद जब एक बच्चा किसी यूजी का एग्जाम देता है, चाहे वो नीट हो, वो आईआईटी हो, सीयूईटी यूजी ही क्यों ना हो, नीट जैसे एग्जाम में पेपर लीक हो जाता है, एक नहीं 2 बार लास्ट 3 सालों में। तो ये ट्रस्ट कहां से बिल्ड होगा? जब कोई एक बहुत बड़ा क्राइम होता है पूरे देश भर में तो उसे क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी या ह्यूमैनिटी कहा जाता है। कि अब उसमें इन्वॉल्व जो हुआ है ना, उससे जो सभ्यता है, जो डिस्ट्रस्ट हुआ है, वो सिर्फ एक आदमी को नहीं हुआ है, अब वो पूरी सोसाइटी उससे इंपैक्टेड है। तो कहीं ना कहीं इससे भी तो पूरी सोसाइटी इंपैक्टेड है कि नहीं? कि जो बच्चा पेपर लिखकर शायद अपने दोस्तों से इतने साल भर से नहीं मिला, वो मिलने जाना चाहता होगा, अपने आप को रिलैक्स करना चाहता होगा। एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है ये, भले ही हम कॉमर्स फील्ड से हैं। क्या हमारे एग्जाम नहीं होते? क्या सीए का एग्जाम नहीं होता? क्या सीएस का एग्जाम नहीं होता? क्या सीयूईटी यूजी नहीं होता? सीयूईटी यूजी अभी चल रहा है, किसी सेंटर में कोई मिसहैप हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आप री एग्जाम तो कंडक्ट करवा लोगे, लेकिन जिस बच्चे का फ्लो टूट गया, जिसने अच्छे से परफॉर्म किया, कुछ लोगों की वजह से, जिन्होंने पैसे देकर उस पेपर को लीक करवाया, वो कहां से लीक हुआ? सीबीआई इन्वॉल्व हो गया है। ये मजाक तो है नहीं ना, ये बहुत सीरियस इंपैक्ट है। अब ऐसे कुछ बच्चे जो कि लीक होने के बाद पेपर की मदद से अच्छा स्कोर करके किसी हॉस्पिटल में, किसी अच्छे कॉलेज में चले भी जाएंगे, तो क्या इलाज करेंगे देश में? जो वो बच्चा जो कि कॉम्पिटेंट है, जो डिजर्व करता है उस सीट पे, वो उस कॉलेज में नहीं होगा, तो क्या इससे इंपैक्ट देखा जाएगा? और क्यों ना हो फिर माइग्रेशन हमारे देश से? क्यों ना हमारे देश से लोग निकलकर बाहर जाएं और बाहर के देशों को डेवलप करेंगे? ये सिस्टम में जो डिस्ट्रस्ट हो रहा है, इसको लेकर मेरा एक ओपिनियन है सबके लिए। इस पर आप सभी लोगों को एकजुट होकर बात करनी ही पड़ेगी। ये भी छोड़िए, चलिए यूजी एग्जाम में हो जाता है, यूजी भी हो गया, आप ग्रेजुएट हो गए, उसके बाद एसएससी के अंदर प्रॉब्लम आई। तो ये बात सिर्फ ऑन स्क्रीन मार्किंग की नहीं है, ये तो आप अभी 12th में है तो ये आपको भी इंपैक्ट मिल रहा है। ये आने वाली चीजों का इंपैक्ट आपको सोच के चलना पड़ेगा। मतलब अगली बार जब नीट का बच्चा पेपर बैठने देगा तो वो सोच के बैठेगा कि भाई भरोसा नहीं, क्या पता कि अगली बार फिर से मुझे पेपर देना पड़ जाए। वो पेपर देने के बाद भी रिलैक्स नहीं है, वो फ्री नहीं है। तो ये सिस्टम को चेंज करना बहुत जरूरी है, और ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है इसको चेंज करना बहुत जरूरी है, वरना हमारे देश को आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। अरे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन नीट के एग्जाम की वजह से कुछ बच्चों ने तो बहुत बुरे कदम उठा लिए। ये नहीं होना चाहिए। एक भी जान अगर किसी चीज की वजह से जाती है तो ये बात आसान नहीं है, बात बहुत सीरियस है। ये बात आप सभी को जानना पड़ेगा। इसीलिए अभी अगर मैं बात करूं ऑन स्क्रीन मार्किंग, जो क्लास 12th का अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, तो क्लास 12th के लिए आई हैव सम सजेशंस, दैट इज कि रिवैल्यूएशन को पहली बात तो आपको फ्री कर देना चाहिए। भैया हर साल हर दिन जब हम टैक्स पेयर्स पैसा भरते हैं तो उसमें से 4% सेस दिया जाता है हेल्थ और एजुकेशन का, जिसमें 2% एजुकेशन के लिए हर एक टैक्स पेयर पैसा देता है। आप टैक्स बढ़ा दीजिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। जो इंसान हमारे देश में 1,20,000 रुपए बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे की रेखा होती है, जो मात्र मान लीजिए 10,000 रुपए महीने के आसपास आती है, कि 10,000 रुपए महीना जो उससे भी कम कमाए वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। हमारे देश में 22% ऐसी जनता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है। वो कैसे रिवैल्यूएशन करवाएगा? उसकी तो एजुकेशन ही सरकारी स्कीमों के द्वारा हुई है, वो कैसे करवाएगा? 10,000 रुपए में घर चलाएंगे कि बच्चे को रिवैल्यूएशन करने देंगे? वैसे ही माँ बाप बहुत ज्यादा वो डिससेटिस्फाइड है, वो कैसे पैसे देंगे अपने बच्चों को कि भैया तुम कराओ? और देखो बच्चों,
कुछ चीजें तुम्हें भी जाननी पड़ेगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मार्क्स, तुम अपनी कैलकुलेशन करो, तुम्हें लगता है अपने मार्क्स ही तुम्हारे ठीक हैं, तो आपको रिवैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है। जिसको सही में लगता है कि नहीं मेरे नंबर और बढ़ने चाहिए थे, सिर्फ उसी रिवैल्यूएशन की करने की जरूरत है। और मैं ये भी मानता हूं कि सीबीएसई के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा हर एक बच्चा वापस अगर उनको रिवैल्यूएशन करने के लिए दे दिया जाए। तो बाकी सारी स्कीम्स के थ्रू, जैसे बाकी सारी स्कीम्स चलती है, वैसे आप भी टेक्निक अपनाइए ना, कि जिनके भी बच्चों की कॉपीज में करेक्शंस हैं उनका पैसा रिफंड होना चाहिए बाय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जनधन योजना, कई सारी सरकारी योजना के थ्रू ऑलरेडी सारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी सब लोगों के बैंक अकाउंट बन चुके हैं। आप एक रिवैल्यूएशन की प्रोसेस में जिन बच्चों के सही में करेक्शंस हुए हैं उनके आप रिफंड जरूर करवाइए। ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी और हम सबकी तरफ से कि जिस बच्चे का नुकसान हुआ है उसका आप पैसा तो ना ले, कम से कम कैलकुलेशन एरर अगर आपकी साइड से तो इसका पैसा एक बच्चा क्यों भुगतेगा? उसका तो करेक्शन उसी द्वारा होना चाहिए ना, आपके द्वारा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए करेक्शन सही थे और आपकी कोई गलती नहीं लेकिन बच्चा ही डाउट में था कि नहीं उसके नंबर बढ़ सकते हैं, तो उसका पैसा रिफंड मत करिए कि टीचर्स के एफर्ट बढ़े, दोबारा कॉपी चेकिंग करनी पड़ेगी, तो कोई बात नहीं ना, आप उसका पैसा रखिए, बिल्कुल रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये नहीं पॉसिबल है तो ये तो पॉसिबल हो सकता है। ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है और ये मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है पूरे एजुकेशन सिस्टम से कि हमें ही हमारे देश का विकास करना है, हमें इन बच्चों पे भरोसा करना है। आगे आने वाला कल ये है, अगर हम इनका ट्रस्ट ब्रेक कर देंगे तो कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा? आई हम्बली रिक्वेस्ट टू सेव दिस एजुकेशन सिस्टम एंड आई हम्बली रिक्वेस्ट टू रिस्टोर द ट्रस्ट इन दिस सिस्टम, क्योंकि आज अगर हमने इन पर विश्वास खत्म कर दिया तो शायद हमारे देश का विकास होना भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।